Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम मार्कअप चेन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को जाना था। आज की वीडियो में हम मार्कअप चेन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेडी स्टेट कंडीशन को सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है, ये दरअसल लॉन्ग रन की प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए बनी होती है, ताकि जिससे पता लगा पाए कि जो कंज्यूमर मार्केट में है उनका लॉन्ग रन में ब्रांड के टूवर्ड, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के टूवर्ड किस तरीके से लॉयल्टी है। कस्टमर लॉयल्टी को ये मेजर करता है। क्या कहता है स्टेडी स्टेट कंडीशन? कहता है कि अगर ट्रांजिशन जो है वो कंटिन्यू होते रहे इनडिफाइनाइट टाइम्स के लिए, तो इससे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम होगा वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब कि जो मार्केट शेयर है डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स का, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एक लॉन्ग रन में। ओके, तो इफ द ट्रांजिशंस कंटिन्यू इंडेफिनेटली, then the systems tend to stabilize so that the market share of different firms tend to remain constant। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी स्टेट प्रोबेबिलिटी है पीरियड एन में, वो किसके बराबर हो जाएगी, स्टेट प्रोबेबिलिटी पीरियड एन माइनस वन के बराबर हो जाएगी। तो आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर एन माइनस वन। तो इसको मैं एक कॉमन टर्म दे दूंगा, आर से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं। तो यहां पर क्या होगा, लॉन्ग रन में अगर जो कंज्यूमर है वो परचेज करते जाएंगे ब्रांड्स को, तो इससे क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी अलग अलग फर्म्स के मार्केट शेयर की, वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, इसका मतलब है कि जो सिस्टम है बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो टाइम के टूवर्ड्स वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जितनी भी स्टेट प्रोबेबिलिटी है कंसेक्यूटिव पीरियड्स की, वो सब सेम आने लग जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम दो चीजों को रीड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज आर, जिसको मैंने अभी यहाँ पर डिनोट किया। तो आर यहाँ पर होता है हमारा स्टेट प्रोबेबिलिटी वेक्टर, और दूसरा पी जो है वो हमारा सेम वही पिछले जो हमने रीड किया था पिछली क्लासेस में, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को वो शो करता है। तो अब यहाँ पर स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम हम कैसे निकालते हैं, क्या इसकी इक्वेशन होती है? तो यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट हम लेते हैं वो प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2 से लेके एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी तक हम लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में कितनी सारी भी ट्रांजिशन हो सकती है। तो फॉर्मूला हमारा जो हो जाता है आर का, वो होता है आर इक्वल टू आर इंटू पी। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से बनाए, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला देखा था, आर एन का फॉर्मूला क्या होता था, आर एन का फॉर्मूला होता था आर एन माइनस वन इंटू पी। और अभी हमने स्टेडी स्टेट में सीखा कि आर एन और आर एन माइनस वन तो बराबर ही हो गए, तो दोनों को हमने आर से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने क्या पुट कर दिया, आर इक्वल टू आर इंटू पी। तो पिछले ही फॉर्मूले से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ है। तो यहाँ पर जो आर है वो हमारा स्टेट प्रोबेबिलिटी वेक्टर को शो कर रहा है, जो कि P1 P2 से लेके Pn तक हो सकता है। और वैसे ये आर सेम यही है, और जो P है ये हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को शो कर रहा है। तो सपोज करते हैं स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन में दो ब्रांड दिए होंगे, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो P1 P2 रहेगी। अगर 3 ब्रांड्स दिए होते तो प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 हो जाएगी। उसी तरीके से जितने जितने ब्रांड बनेंगे उतनी उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करूं, अगर दो ब्रांड दिए होंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वो 2/2 का बनेगा। अगर 3 ब्रांड्स दिए होंगे तो मैट्रिक्स जो होगा वो 3/3 का बनेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज का यूज हो रहा है, तो P1 P2 से लेके Pn तक की प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं कि किस तरीके से स्टेडी स्टेट कंडीशन अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि इन अ टाउन ओनली 2 ब्रांड्स ऑफ एलईडी आर अवेलेबल, सिस्का एंड सूर्या। एक टाउन में 2 ही ब्रांड की एलईडी है, एक सिस्का है और एक सूर्या है। लेट ईच ऑफ दीज 2 ब्रांड हैव एग्जैक्टली 50% ऑफ द टोटल मार्केट इन सेम पीरियड। एक सेम पीरियड में दोनों का मार्केट शेयर क्या है, 50-50% है। ओके, तो ये हमें एक तरीके से इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक प्रेजेंट टाइम पीरियड की। एंड लेट द मार्केट बी अ फिक्स साइज, और बोला है कि मार्केट का साइज जो है वो फिक्स्ड है। द ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज गिवन बिलो, नीचे हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स दी है। ओके, ये इनिशियल डेटा है, ये नेक्स्ट डेटा है। तो सिस्का से सिस्का में जाने वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.8, और सिस्का उसके बाद सूर्या में जाने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2। तो पहले सूर्या फिर बाद में सिस्का में शिफ्ट होने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5, और सूर्या से सूर्या में ही रहने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, 0.5 है। ओके, तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स दी थी। इसके बाद हमें कहा गया है कि इफ द इनिशियल मार्केट शेयर ब्रेकडाउन इज 50% फॉर ईच ब्रांड, तो हमें ऊपर भी बता ही दिया था और नीचे भी बोल रहे हैं कि अगर इनिशियल मार्केट शेयर जो है दोनों ब्रांड्स का वो 50-50% ईच है सब दोनों के लिए, तो आपको डिटरमाइन करना है मार्केट शेयर स्टेडी स्टेट में, मतलब लॉन्ग रन में आपको मार्केट शेयर
दोनों ही फर्म्स का आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए तो सबसे पहले हम R0 यहाँ पर हमें गिवन है, R0 क्या होता है हमारा इनिशियल आपकी जो वो है वो आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको 50-50% ईच है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.50 और यहाँ पर भी 0.50। तो ये 0.50 हमारे लिए सिस्का के लिए है और दूसरा हमारा सूर्या के लिए है। ओके, इसके बाद क्योंकि यहाँ पर दो ब्रांड है तो यहाँ पर हम स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी हमारे हम दो ले लेंगे। तो एक P1 लिया, एक हमने P2 डिनोट कर दिया। तो लेट P1 एंड P2 बी द स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज फॉर सिस्का सूर्या ब्रांड रिस्पेक्टिवली। ओके, अब इसके बाद हमारे पास अभी फॉर्मूला है। अभी हमने सीखा कि स्टेडी स्टेट में फॉर्मूला क्या हो जाता है, R इक्वल टू R इंटू पी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने सीखा है फॉर्मूला क्या होता है R का फॉर्मूला होता है Rn-1 इंटू पी, और ये हमने किसके बराबर रख दिया था, इसको R के बराबर रख दिया था। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट करा है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो R क्या है यहाँ पर, तो R दो हमने स्टेट प्रोबेबिलिटी लिए है P1 एंड P2, तो R की जगह मैंने P1 P2 लिया और ये R की जगह भी सेम हमारा P1 P2 हो जाएगा। और P क्या होता है हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं 0.8, 0.2, उसके बाद है हमारा 0.5 एंड 0.5। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये 1:2 की है और ये 2:2 की है। तो रो कॉलम बराबर है 2:2, तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आइए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा सेम ही रहेगा। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिक्स की, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। तो P1 इंटू 0.8 कितना हो गया 0.8 P1 प्लस P2 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 0.5 P2। उसी तरीके से P1 को 2 से और P2 को 5 से, तो क्या आ जाएगा 0.2 P1 प्लस 0.5 P2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो मैट्रिक्स बन गया वो 1:2 का बन गया और लेफ्ट हैंड साइड भी 1:2 का मैट्रिक्स है। अब देखिए क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0.8 P1 प्लस 0.5 P2 और P2 इक्वल हो जाएगा इस इक्वेशन के। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर P1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0.8 P1 प्लस 0.5 P2 के। ओके, और जो मेरा P2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 P1 प्लस 0.5 P2 के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको मैं एक और चीज कर सकता हूँ। अब मैं सारी वैल्यूज को यहाँ पर ला सकता हूँ। ये जो P1 है लेफ्ट हैंड साइड में मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू ले आऊंगा तो क्या होगा P1, ये वैल्यू यहाँ जाके माइनस हो जाएगी। तो P1 माइनस 0.8 P1 क्या होता है, ये होगा आपका 0.2 P1। ओके, और 0.5 P2 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 0.5 P2 और इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज ले आऊंगा तो P2 यहाँ पर है, पहले मैं 0.2 P1 इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस का 0.2 P1 हो जाएगा और उसके बाद 0.5 P2 को P2 से माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 0.5 P2। ओके, और ये इक्वेशन भी 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई 1 एंड 2। और आपको मैंने अभी सिखाया था स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं P1 P2, जैसे यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी हैं तो इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 1। ओके, तो ये मेरा तीसरी इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब मैं इन तीन इक्वेशन की मदद से अपना P1 और P2 की वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 3 से P1 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपकी P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए P1 अगर आप यहीं रखेंगे तो P2 उस साइड चले जाएगा आपका, तो इसको नोट करूंगा मैं 1 माइनस P2 हो जाएगा। ओके, अब इस P1 की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 में मैं P1 की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट P1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में P1 की वैल्यू आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 0.2 P1 की जगह आप ये लिख दीजिए 1 माइनस P2 और यहाँ पर आपका चल रहा है 0.5 P2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस 0.2 P2 माइनस 0.5 P2 इक्वल टू 0। माइनस 0.2 और माइनस 0.5 दोनों के साथ P2 है तो माइनस माइनस इनको सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा माइनस 0.7 P2 इक्वल टू 0। माइनस 0.7 P2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 0.7 P2 हो जाएगा। ओके, और P2 की हमें वैल्यू निकालनी है तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.7 को नीचे आके यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो फाइनल जो हमारी P2 की वैल्यू आएगी इन दोनों को डिवाइड करके तो वो आएगी 0.2857।
ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने P2 कैलकुलेट कर लिया। अब इस P2 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। ओके, करिए सॉल्व। तो P1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस P2 था, तो P2 की वैल्यू ये रही, ये जो आपके पास आई, तो इसमें माइनस कर दीजिए 0.2857। तो P1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास माइनस करके वो आएगी 0.7143। तो इस तरीके से हमने P1 को भी कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो R की वैल्यू आपके पास क्या आ गई P1 P2 की जगह। तो अभी आपने पढ़ा कि जो आपका R है वो P1 P2 को मिला के बना है। तो R की वैल्यूज आ गई आपके पास, P1 है 0.7143 और P2 है आपके पास 0.2857। ओके, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी 71.43% और इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी मेरी 28.57%। तो ये किसकी परसेंटेज है, ये हमारी सिस्का की परसेंटेज है और दूसरी वाली हमारी सूर्या की परसेंटेज है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ब्रांड लॉयल्टी है लॉन्ग रन में वो किसके लिए ज्यादा है, सिस्का के लिए ज्यादा है। ओके, तो सिस्का के लिए ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी रहेगी कस्टमर्स की लॉन्ग रन में, क्यों, क्योंकि उसका परसेंटेज जो आया है प्रोबेबिलिटी का वो ज्यादा है। आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सपोज दैट न्यू ब्रेजर ब्लेड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय 3 कंपनीज एट द सेम टाइम। तो एक सेम टाइम में 3 कंपनी ने नए नए रेजर ब्लेड निकाले अपने अपने। तो व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड ईच कंपनी हैज इक्वल शेयर इन द मार्केट। और जब वो इंट्रोड्यूस हुआ तो हर कंपनी का मार्केट में शेयर क्या था, इक्वल था। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी तो हमें दे रखी है तीनों कंपनी की, क्योंकि इक्वल है तो तीनों में हम बांट देंगे तो क्या क्या हो जाएगी 0.333, 0.333 एंड 0.333। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, लेकिन पहले साल में क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस है देखिए, कंपनी ए रिटेन 90% ऑफ इट्स कस्टमर फर्स्ट ईयर। इनिशियल ईयर के बाद जो पहला ईयर आया उस पर जो कंपनी ए थी वो तो अपने 90% कस्टमर को रिटेन कर पाई, लेकिन 3% कस्टमर उनके बी में शिफ्ट हो गए, लॉस हो गया उन्हें, और 7% कस्टमर सी में चले गए। वैसे ही कंपनी बी के साथ क्या हुआ, कंपनी बी खाली 70% कस्टमर रिटेन कर पाई। ओके, और लॉस उन्हें हुआ 10% जो कि ए में चले गए और 20% का जो कि सी में चले गए। और थर्ड कंपनी जो है कंपनी सी, ये खाली अपने 80% कस्टमर रिटेन कर पाई और इन्हें लॉस हुआ 10% का जो कि ए में चले गए और लॉस हुआ 10% का जो कि बी में चले गए। अब यहां पर बोला है कि अज्यूमिंग दैट नो चेंज इन द बाइंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर ऑकर, कोई चेंजिंग नहीं होगी कंज्यूमर के बाइंग हैबिट में, लॉन्ग रन तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो व्हाट आर द मार्केट शेयर ऑफ 3 कंपनीज। अब हमसे पूछा गया है कि मार्केट शेयर क्या होगा 3 कंपनीज का एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। अब देखिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद मार्केट शेयर क्या होगा, ये तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ है। मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में हमने यही निकालना सीखा था कि फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर के बाद क्या मार्केट शेयर रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को तो कर पाओगे पहला पार्ट को। दूसरे पार्ट में हमें कहा है कि आपको लॉन्ग रन मार्केट शेयर को भी निकालना है तीनों कंपनीज का। आइए करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पहले वीडियो को पॉज करिए और इसका फर्स्ट पार्ट खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूं आपको। देखिए, तो यहां पर आपको सबसे पहले इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या दी गई थी, आपको बोला गया था कि हर कंपनी के जो शेयर है मार्केट में वो क्या है, इक्वल है। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0.333 फर्स्ट कंपनी के लिए, वैसे ही 0.333 सेकंड कंपनी के लिए एंड 0.333 थर्ड कंपनी के लिए। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा जो है P। तो अब यहां पर बोला है कि कंपनी ए क्या रिटेन कर पाई। देखिए कंपनी, अब मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, ए बी सी 3 कंपनीज है, वैसे यहां से भी ए बी सी 3 कंपनी है। तो ए जो रिटेन कर पाई है वो 90% है, मतलब 0.90। जो ए से अगली बार में भी ए में गए वो है 0.90। बी कितने रिटेन कर पाई, बी 70% रिटेन कर पाई, मतलब जो बी में थे और अगली बार में भी बी में गए तो वो हमारा 70% है। और सी कितना रिटेन कर पाई 80%, तो मतलब जो पहले सी में थे और अगली बार में भी सी में गए वो कितना है हमारा 80% है। इसके बाद बोला है जो ए में थे उन्हें लॉस हुआ 3% का बी में और 7% का सी में। तो यहाँ पर एक तो 3% आएगा 0.3 और 7% का यहाँ पर आएगा 0.7। उसी तरीके से बी का बोला है लॉस हुआ 10% ए और 20% सी। तो यहाँ पर 10% ए की तरफ से बी को और सी के तरफ से आपका 0.20। उसी तरीके से जो सी में थे उनको लॉस कितना हुआ 10% और 10% ए और बी से दोनों से, तो सेम हुआ है। तो यहाँ पर 0.10 और 0.10। तो इस तरीके से हमने अपनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फिल कर दी है। अब क्वेश्चन ने हमें उसके बाद बोला है कि मार्केट शेयर आपको निकालना है तीनों कंपनीज का एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के बाद क्या मार्केट शेयर होगा और सेकंड ईयर के बाद क्या मार्केट शेयर होगा, अब उसे कैलकुलेट हमें करना है।
तो आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मार्केट शेयर जो 3 कंपनीज का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, R1 बोलेंगे। इनिशियल प्रोबेबिलिटी को R0 कहते थे और 1 ईयर के बाद को R1 कहते हैं। तो R1 का फॉर्मूला क्या होता है, R1 का फॉर्मूला होता है R0 इंटू P। ओके, तो R0 आपके पास है और P भी है, दोनों डेटा आपको नोट करना पड़ेगा। तो ये है आपके पास 0.333 एंड 0.333। इसको आप इस P से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.90, 0.03 एंड 0.07। यहाँ पर है आपका 0.10, 0.70, 0.20 एंड 0.10, 0.10 एंड 0.80। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 1:3 की है और ये हमारी 3:3 की है। तो रो कॉलम बराबर है तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और आपको मल्टीप्लिकेशन अब आता है मैट्रिक्स का, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ कि सॉल्व करने के बाद हमारा R1 क्या आएगा, तीनों का शेयर क्या आएगा। तो फर्स्ट जो A है उसका शेयर आएगा 0.367। ओके, B का आएगा आपके पास 0.277 एंड C जो है उसका आपके पास आएगा 0.356। इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप परसेंटेज में क्या लिखेंगे, ये A, B एंड C का डेटा है, तो इसको A का परसेंटेज हमारा हो गया 36.7%, B का परसेंट हो गया हमारा 27.7% एंड C का जो है हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा 35.6%। तो ये जो शेयर है वो 1 साल के बाद का है। अब वैसे ही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था दूसरे उसमें कि आपको सेकंड ईयर का भी मार्केट शेयर कैलकुलेट करना है। तो आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड ईयर मार्केट शेयर क्या होगा 3 कंपनीज का, तो उसको हम R2 कहेंगे। तो R2 किस तरीके से कैलकुलेट होता है, जो आपने R1 को कैलकुलेट किया उसको ही आप P से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो R1 क्या आया है हमारे पास, R1 कुछ ये आया है, इसको हम नोट कर लेते हैं 0.367, दूसरा है 0.277 एंड लास्ट 0.356। ओके, तो इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है 0.90, 0.03, 0.07, उसी तरीके से 0.10, 0.70, 0.20 एंड लास्ट है 0.10, 0.10 एंड 0.80। तो ये मैट्रिक्स भी 1:3 की है और ये वाली 3:3 की है। रो कॉलम बराबर है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आप इसे खुद मल्टीप्लाई करना, मैं आपको लास्ट फाइनल आंसर बता देता हूँ मल्टीप्लाई करके आपका क्या आंसर आएगा। तो A का जो शेयर होगा वो आपका आएगा 0.3933, B का शेयर आपका आएगा 0.2403 और C का जो आपका आएगा वो आएगा 3664। ओके, तो ये A का है, ये B का है और ये C का है। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 39.33%, B का हो जाएगा मेरा 24.03% एंड C का मेरा हो जाएगा 36.64%। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है मार्केट शेयर तीनों ही कंपनी का फर्स्ट ईयर के बाद और सेकंड ईयर के बाद। आइए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमसे पूछा है कि आपको अब निकालना है लॉन्ग रन मार्केट शेयर ऑफ 3 कंपनी। अब देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में डेटा है उसको तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P जो है वो ये है आपका। उसके बाद आपको इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे रखी थी कि तीनों ही ब्रांड का जो है वो सेम आपका क्या है शेयर है, तो उसके लिए तो R0 हो गया और R आपका क्या हो जाएगा, R आपका हो जाएगा P1, P2 एंड P3। तो P1, P2, P3 क्या है, 3 आपकी स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज हैं तीनों ब्रांड की ABC की, क्योंकि यहाँ 3 ब्रांड थे तो 3 प्रोबेबिलिटी आएगी P1, P2 एंड P3। तो इसको हम R से नोट करेंगे। तो अब हमारे पास स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू R इंटू P। आइए लिखते हैं वैल्यूज इनकी। तो R क्या है, R है हमारा P1, P2, P3। तो इसको मैंने लिखा P1, P2, P3। ओके, इक्वल टू ये R भी सेम ही रहेगा P1, P2, P3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी है हमारी 0.9, 0.03, 0.07, 0.10, 0.70 एंड 0.20 एंड 0.10, 0.10 एंड 0.80। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारी ये 1:3 की है और ये हमारी 3:3 की है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करके बताते हैं आपको क्या आया इसको सॉल्व करके। तो देखिए सबसे पहले आपको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस रो को इन कॉलम से और इस रो को इस कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या क्या आएगा आपके पास, तो 0.9 इंटू P1 तो 0.9 P1 प्लस 0.10 इंटू P2 ये आपका हो जाएगा 0.10 P2 प्लस 0.10 इंटू P3 ये आपका क्या हो जाएगा 0.10 P3। उसी तरीके से इस रो को इस कॉलम से तो आपका आएगा 0.03 P1 प्लस 0.70 P2 प्लस 0.10 P3
और लास्ट में इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 0.07 P1 प्लस 0.20 P2 प्लस 0.80 P3। ओके, तो इसको हम अगर आपस में लिखना चाहें तो इसको फर्दर हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, आपको पता है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि P1 जो है वो इस इक्वेशन के बराबर हो गई, P2 जो है वो इस इक्वेशन के बराबर हो गई, और P3 है वो इस इक्वेशन बराबर हो गई। तो हिसाब से हम अपनी 3 इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा P1 क्या हो जाएगा, P1 हमारा इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा जो कि है 0.9 P1 प्लस 0.10 P2 प्लस 0.10 P3। उसी तरीके से P2 इस इक्वेशन के बराबर जो कि है 0.03 P1 प्लस 0.70 P2 प्लस 0.10 P3, और जो P3 है वो इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा P3 इक्वल टू 0.07 P1 प्लस 0.20 P2 प्लस 0.80 P3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर आ गए थे। अब देखिए, मैं क्या करता हूं, अपनी जो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं। तो उससे क्या होगा, ये सारी इक्वेशन इस साइड की है, जो इस साइड आके वो माइनस हो जाएंगी क्योंकि सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये देखिए P1 है, इस साइड में सारी इक्वेशन की वैल्यूज ले आऊंगा तो इस साइड आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 0.1 P1 माइनस 0.1 P2 माइनस 0.1 P3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। उसी तरीके से इन वैल्यूज को मैं इस साइड ले आऊंगा तो मेरा फॉर्म सॉल्व होकर आएगा 0.03 P1, ये हो जाएगा हमारा प्लस 0.3 P2। ओके, और इसके बाद माइनस 0.10 P3 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। और लास्ट में इन वैल्यूज को इस साइड लाके हमारा आएगा माइनस 0.07 P1 माइनस 0.20 P2 एंड प्लस 0.2 P3 इक्वल टू 0, और ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। और आपको पता ही है कि क्योंकि यहाँ पर तीनों प्रोबेबिलिटीज हैं हमारी स्टेट प्रोबेबिलिटी, तो तीनों प्रोबेबिलिटी का सम P1 P2 और P3, इन तीनों का सम क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपकी इक्वेशन 4 होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब P1 P3 P2 जो है इनकी वैल्यूज निकालने के लिए आप किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे मेथड से ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो सकती है, मैट्रिक्स मेथड से हो सकती है, और साथ साथ आपकी मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकती है। तो जो भी आपका मन करे आप उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, उसकी मदद से इन इक्वेशन को सॉल्व करके P1 P2 P3 की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए मैं इन 3 इक्वेशंस में से कोई 2 इक्वेशन को सिलेक्ट करूंगा। तो आइए, मैं इसको नोट कर लिया मैंने पीछे। तो यहाँ पर मैंने 2 इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया है, प्रीवियस की सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैंने लिया है। अब इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करूंगा। ओके, तो सेकंड इक्वेशन मेरी है माइनस 0.03 P1 प्लस 0.3 P2 एंड माइनस 0.1 P3 इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन थी मेरी माइनस 0.7 P1 माइनस 0.2 P2 एंड प्लस 0.2 P3 इक्वल टू 0। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको जो ये इक्वेशन है उनके वेरिएबल्स को आपको यहाँ नोट करना होता है। तो क्या क्या वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, P1 P2 एंड P3। ओके, अब इन तीनों वेरिएबल्स के यहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। ओके, अब आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो किस तरीके से नोट करनी है। तो जैसे P1 के नीचे हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो P1 के नीचे वैल्यूज पुट करने के लिए आपको P1 को आपको छुपा लेना है, और इसके बाद जो P2 और P3 के जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन कांस्टेंट की वैल्यूज को यहाँ पर नोट करना है। तो क्या आएगा, जैसे 0.3 इंटू 0.2, 0.3 इंटू 0.2 होता है आपका 0.06, और एंड इसके बाद यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है माइनस 0.2 इंटू माइनस 0.1, ये होता है आपका प्लस का 0.02, प्लस का 0.02। आपस में जो दो वैल्यूज आई है इनको आपको माइनस कर देना है। उसी तरीके से P2 का जो हम निकालेंगे तो P2 को हम छुपा लेंगे, और जो बाकी जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो P2 को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, 0.03 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और माइनस करेंगे 0.07 को इंटू करके 0.1 से, तो 0.07 इंटू 0.1 क्या होता है हमारा 0.007, एंड माइनस करेंगे, ये हमारा हो गया माइनस 0.03 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.006, और माइनस 0.006 ये प्लस का बन जाएगा, और ये हो जाएगा 0.007।
6। उसी तरीके से P3 के नीचे का डिनोमिनेटर निकालने के लिए P3 को हम छुपा लेंगे और बाकी जो हमारे पास P1 P2 के वेरिएबल्स का जो कांस्टेंट है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए इनको मल्टीप्लाई करिए 0.03 इंटू 2 एंड माइनस 0.07 इंटू 3। तो क्या आपके पास आएगा, ये वैल्यूज आएंगी 0.006 प्लस 0.021। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज मेरी हो जाएंगी P1 अपॉन में, ये आपका हो जाएगा 0.04। उसी तरीके से यहाँ पर P2 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा प्लस करके 0.013 और यहाँ पर P3 के नीचे आपका हो जाएगा इनको प्लस करके 0.027। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। आपस में तीनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 और आपस में इन तीनों इक्वेशन को भी प्लस करेंगे आप। तो 0.4 प्लस 0.3, 0.04 प्लस 0.013 प्लस 0.027। देखिए क्या हो जाएगा ये। अभी आपने पीछे देखा था इक्वेशन 4 में कि P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या होता है, आपका 1 होता है और इन सबको ऐड करके आपका क्या आ रहा है 0.08 आ रहा है। ओके, अब इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज अपनी कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं आपस में किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस हिसाब से हम P1 अपॉन में 0.04 को 1/0.08 के बराबर रखेंगे और P1 की वैल्यू निकालेंगे। वैसे इस इक्वेशन को इसके बराबर रख के P2 की वैल्यू निकालेंगे, वैसे इस इक्वेशन को इसके बराबर रख के P3 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस तरीके से निकलेगी। तो जैसे हमारा पहली इक्वेशन है P1 अपॉन में 0.04, ये इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, तो ये है 0.08। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो P1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.04 अपॉन में 0.08। ओके, और ये सॉल्व करके आएगी 0.50। ओके, इस तरीके से इस इक्वेशन को मैं इसके बराबर रखूंगा तो P2 अपॉन में 0.013 इक्वल टू 1 अपॉन में 0.08। तो इससे P2 की जो वैल्यू होगी मेरी वो होगी 0.013 अपॉन में 0.08। सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.1625 और लास्ट में इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर, तो P3 अपॉन में 0.027 इक्वल टू 1 अपॉन में 0.08। तो P3 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0.027 अपॉन में 0.08। तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 0.3375। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास R जो है P1 P2 P3 तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो R क्या है आपके पास, P1 P2 P3। तो आपके पास ये 3 स्टेट प्रोबेबिलिटीज हैं। तो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, आप इनको पुट कर लीजिए। तो पहली वैल्यूज P1 की आई है 0.50, P2 की आपके पास वैल्यू आई है 0.1625 एंड P3 की आपके पास वैल्यू आई है 0.3375। ओके, और इन्हीं को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि जो A है उसका जो शेयर है वो है 50%, B का जो हमारा शेयर है वो है 16% एंड जो C का शेयर है वो हमारा है 34%। तो आपको पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म में किसका शेयर सबसे ज्यादा है, A का, B का या C का। तो A का शेयर सबसे ज्यादा है, तो मतलब जो कस्टमर्स हैं वो किसके लिए ज्यादातर लॉयल हैं, ब्रांड A के टूवर्ड्स वो ज्यादा लॉयल होंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आज स्टेडी स्टेट कंडीशन का, जो कि मार्कऑफ चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पेपर में आपके इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको सुझाव है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स और कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।